नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें 2 बेसिक मॉडल्स को समझना होगा जो बहुत सरल रूप में है। पहला जिसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और द्वितीय मॉडल है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा जा सकता है बहुत सरल ढंग से। तो पहला हम शेयर करते हैं। ये मैं एक पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूँ और साथ में इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। पुनः मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है वन हु मैनेज हाउस होल्ड। एक घर का प्रबंधन कैसे कौन करता है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इनफैक्ट हाउस होल्ड और इकोनॉमिक्स दोनों एक जैसे ही है। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का अर्थ लिमिटेड और स्कैर्सिटी से है, यानी हमारे पास सीमित संसाधन है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। सीमित संसाधनों से मनुष्य किस प्रकार से अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस व्यवहार का अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एग्रीगेट्स, इकोनॉमी के एग्रीगेट्स को बताता है, जैसे इंडिविजुअल एक एक को जोड़ करके पूरे अर्थव्यवस्था में लोगों की या परिवारों की, हाउस होल्ड्स की इनकम को लिया जा सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमी का संबंध एग्रीगेट्स, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल व्यय, निवेश, बचत, मुद्रास्फीति इत्यादि से लिया जाता है। यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमें डिस्कस करना हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को समझने के लिए, जिसमें राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति इत्यादि को समझने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना महत्वपूर्ण है। ये आपको बताया है कि रियल और मॉनेटरी फ्लो का क्या अभिप्राय है। रियल फ्लो का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं से है और मॉनेटरी फ्लो का अभिप्राय उसका मौद्रिक मूल्य में माप है, जैसे भारतीय मुद्रा में किसी वस्तु के उत्पादन को लिया जाता है। अब देखिए, खास बात हम इसको यहाँ पे हल्का सा एक जोर दे रहे हैं कि the real flow refer to the flow of factor services and flow of goods and services. Real का flow of का क्या अर्थ है? साधनों तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को रियल टर्म में कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तविक होता है। साधन को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वस्तुओं सेवाओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये रियल है, वास्तविक। तो ये वास्तविक प्रवाह कहलाता है। दूसरा एक है मौद्रिक प्रवाह। साधनों की प्रति इकाई कीमत या कुल कीमत, या वस्तुओं सेवाओं की प्रति इकाई कीमत या कुल उत्पादन का मूल्य को मुद्रा में व्यक्त किया जाए तो ये मॉनेटरी फ्लो के नाम से जाना जाता है। अब ये भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर का व्यय होता है। तो द इनकम ऑफ वन सेक्टर बिकम द एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर सेक्टर और अदर सेक्टर। सेकंड चीज, पहली चीज तो ये कहा जा रहा है कि एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय है, या यूं कहें एक क्षेत्र के द्वारा किया गया व्यय दूसरे क्षेत्र का की आय होती है। जैसे
कोई एक व्यक्ति बाजार में जाकर के कंप्यूटर खरीदता है, तो कंप्यूटर खरीदने के लिए वो व्यय करता है, तो ये कंज्यूमर का व्यय है। लेकिन आय किसकी हुई? फर्म की, जिसने कंप्यूटर बनाया है। तो जब वस्तु एवं सेवाओं का ट्रांजैक्शन होता है तो एक का व्यय दूसरे की आय होती है। दूसरी बात, इसी को यूं समझे कि कंप्यूटर की मांग उपभोक्ता कर रहा है और कंप्यूटर की पूर्ति फर्म कर रही है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन सेक्टर बिकम द डिमांड ऑफ अदर सेक्टर। दूसरी चीज, हम जब डायग्राम आगे देखेंगे कि रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो, इसका प्रवाह है वो एक दूसरे के विपरीत चलता है। ये हम आगे इस डायग्राम में देखेंगे। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक जो सेक्टर उसको 4 भागों में बांटा है। हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सारे इंडिविजुअल्स जो डिसीजन मेकर्स है उसको शामिल किया जाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ये साधनों के स्वामी होते हैं। जैसे एक परिवार है, परिवार में जो व्यक्ति है वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो वो एक प्रकार से श्रमिक के रूप में या साहसी के रूप में, मतलब उद्यमकर्ता के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में वो काम करता है। तो एक तरफ फार्म उत्पादन साधनों के स्वामी होते हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। दूसरी तरफ ये वस्तुओं में सेवाओं का उपभोक्ता होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा देखिए फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर जिसमें कि सभी बिजनेस उपक्रम, निगम और साझेदार शामिल होते हैं। और फार्म सेक्टर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ये उत्पादन के साधनों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उत्पादन क्रिया को संभव बनाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है वो बेसिकली इकोनॉमी को रेगुलेट करने का काम करती है और इस रेगुलेशन की प्रक्रिया के तहत ही वह टैक्स लगाती है और टैक्स से जो आय प्राप्त होती है उसको दूसरे रूप में विभिन्न सेवाओं के रूप में या पब्लिक सेक्टर के रूप में या समाज में कमजोर वर्गों के लिए पर उसको खर्च करती है। तो सरकार टैक्स लगा करके आय प्राप्त करती है, रेवेन्यू करती है और उसको जब सरकार खर्च करती है तो वो व्यय करती है। फॉरेन सेक्टर के रूप में हम आयात और निर्यात को लेते हैं। जब हम आयात करते हैं तो विदेशों को भुगतान करते हैं तो राष्ट्रीय आय कम होती है। जब हम निर्यात करते हैं तो विदेशों को हमारा माल बिकता है और हमें बेचने से आय प्राप्त होती है, तो ये राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी यदि एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। 3 प्रकार के बाजारों की हम चर्चा हमने पिछले उसमें किया था, गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। गुड्स मार्केट में ये वस्तु बाजार है। वस्तु बाजार में वस्तु एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है, लेन देन होता है। साधन बाजार में जो श्रम, पूंजी, भूमि और साहसी है, उत्पादन के साधनों को किराए पर या अन्य रूप में उसका क्रय और विक्रय होता है। फाइनेंशियल मार्केट में वित्तीय सौदे होते हैं, धन उधार दिया जाता है और धन उधार लिया जाता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है। अब यदि हम इसको समझें तो हमें पुनः एक डायग्राम जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो आपको पुनः एक बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख डिसीजन मेकर, हम सरल इकोनॉमिक मॉडल को लेने के लिए 2 प्रकार के प्रमुख
डिसीजन मेकर्स हाउस होल्ड और फार्म को ले रहे हैं। फार्म्स वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और ये साधन बाजार से साधनों को क्रय करती है। तो साधन बाजार से साधनों को क्रय करके वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करती है और वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करके वह उसको वस्तु बाजार में बेचती है। तो इस प्रकार से जो फॉर्म है वो साधनों को साधन बाजार से लेती है, उसको संगठित करती है और वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और साधन बाजार से वो साधनों को क्रय करती है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, प्रमुख एक्टिविटी होती है। इस प्रकार से फर्म की बात करें तो ये एक तरफ कंज्यूमर होता है, दूसरी तरफ उत्पादन के साधनों को स्वामी होता है और वह उसको, अब देखिए मैं ये डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यदि आप इस डायग्राम को देखेंगे, सॉरी, यदि इस डायग्राम को आप देखेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आ जाएगा और ये पता लगेगा कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो लाखों करोड़ों लोग और एजेंसीज काम करती है, वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरैक्ट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। पहला देखें कि राइट हैंड पे हाउस होल्ड है और लेफ्ट हैंड पे फार्म है। हाउस होल्ड बाय द बाय एंड कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वस्तुओं सेवाओं को क्रय करती है और उसका उपभोग करती है। दूसरा, ओन एंड सेल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, साधनों के स्वामी होते हैं और उत्पादन के साधनों को सेल करती है। अब उत्पादन के साधनों को यदि हम इसके इनर इस डायग्राम के इनर एरोज को देखें तो आप इनर एरोज को देखेंगे तो हाउस होल्ड साधन बाजार में, मार्केट फॉर फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में श्रम, भूमि और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इसकी पूर्ति करती है। चूंकि फार्म एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे, चूंकि पर जो एंटरप्रेन्योर यानी जो जोखिम लेता है और एक कंपनी को, एक फार्म को चलाता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड का ही मेंबर, हाउस होल्ड घर परिवारों का ही मेंबर होता है। तो ये लेबर लैंड एंड कैपिटल एक्सेस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको फैक्टर मार्केट में पूर्ति करते हैं। अब देखिए आप, ये इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन जो साधन बाजार है वो फार्म्स को इनपुट्स की पूर्ति करता है। अब देखिए फार्म को देखिए, प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, ये वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है किसके माध्यम से, इनपुट्स के माध्यम से। और इसके लिए वो क्या करता है, हायर एंड यूज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, साधनों का क्रय करता है और उसका यूज करता है। अब इनर पोर्शन पे फिर देखिए, ये जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करता है उसको वस्तु बाजार में ले जाकर के बेचता है। गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, कहाँ सोल्ड करता है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु बाजार में जो रियल सेक्टर है, गुड्स मार्केट भी रियल है और फैक्टर मार्केट भी रियल है, ये इसमें बेचता है। और ये आप देखिए अगला एरो आप देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉड्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म के द्वारा प्रोडक्ट किया गया है वो किसको दी जा रही है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यदि मुद्रा नहीं है
तो एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर उत्पादन के साधनों की आपूर्ति फर्म को करती है साधन बाजार के माध्यम से। फर्म इसके बदले में वस्तु बाजार के माध्यम से जो वस्तुएं सेवाएं वो उत्पादित करता है की पूर्ति हाउस होल्ड सेक्टर को करती है। अब यदि ये तो हुआ मुद्रा यदि विनिमय के माध्यम के रूप में काम नहीं कर रहे, यानी मौद्रिक क्षेत्र नहीं है, केवल बार्टर इकोनॉमी है, वस्तु विनिमय प्रणाली ही है जिसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। लेकिन यदि हम इसमें मुद्रा को शामिल कर लें तो यहाँ पर मॉनेटरी फ्लो इस मॉडल में शामिल हो जाएगा। तो जैसे हम इस वस्तु एवं सेवाओं और साधनों की कीमत को मुद्रा के रूप में मापते हैं, जैसे भारतीय मुद्रा रुपया है, यूके में पाउंड स्टर्लिंग है, यूएसए में डॉलर है, तो उसमें मापते हैं। तो देखिए आप आउटर एरो को देखिए जो इनर एरो से विपरीत चलता है। जब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए साधनों की आपूर्ति फैक्टर मार्केट में की जाती है तो साधन एक तरफ साधन फर्म को जा रहे हैं और बदले में फर्म साधन बाजार में भुगतान करती है, जैसे श्रम के लिए वेजेज, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट्स, और ये फैक्टर मार्केट से हाउस होल्ड सेक्टर में जाती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर की आय होती है उत्पादन के साधनों को साधन बाजार में बेचने से। अब दूसरी तरफ देखिए, फर्म्स वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती है। जब फर्म वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती है तो उसकी वो आपूर्ति मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में करती है। मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हाउस होल्ड सेक्टर जिसकी आय साधनों के हायर या सेल करने से प्राप्त हुई है, ये इनर सेक्शन इनर सेक्शन में तो मुद्रा है ही नहीं, आउटर सेक्शन में ये इनकम होती है साधनों की आपूर्ति फर्मों फैक्टर मार्केट के माध्यम से फर्म्स को करते हैं। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर की आय। अब हाउस होल्ड सेक्टर की आय किस लिए हुई? उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, भूमि, साहसी को फर्म्स को जब वो बेचते हैं तो उससे उनकी मौद्रिक आय होती है। ये जो आय होती है वो खर्च करते हैं उन वस्तुओं सेवाओं पर जो फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो फर्म्स के द्वारा जब वस्तु को बेचा जाता है तो किसी का विक्रय, फर्म्स का विक्रय हाउस होल्ड सेल का क्रय होगा, यानी फर्म्स वस्तुओं सेवाओं को विक्रय करती है तो हाउस होल्ड सेक्टर वस्तुओं सेवाओं का क्रय करती है। अब दूसरी तरफ देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर उत्पादन के साधनों को का सेल करती है तो क्रय कौन करता है? फर्म। तो इसका मतलब ये हुआ हाउस होल्ड सेक्टर का विक्रय फर्म सेक्टर का क्रय है। तो किसी का विक्रय किसी का क्रय है। दूसरी तरफ किसी का व्यय किसी की आय है। तो एक सेक्टर की का एक्सपेंडिचर व्यय दूसरे सेक्टर की आय है। तो किसी का व्यय किसी का आय होती है। अब यदि अर्थव्यवस्था में कोई शरण नहीं होता है तो कुल उत्पादन कुल आय के बराबर होगा तथा कुल आय कुल व्यय के बराबर होगी। तो एक सिंपल मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इसके माध्यम से ये पता लगता है कि किस प्रकार से विभिन्न आर्थिक इकाइयां अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या विभिन्न क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, किस प्रकार से लेन देन करते हैं और एक दूसरे पर उनकी निर्भरता है। तो ये एक सिंपल
मॉडल था जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है। दूसरा मॉडल की हम चर्चा करें। दूसरा मॉडल है प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व क्या होता है? जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम है उससे अलग यदि मैथमेटिकल रूप से एक सिंपल मॉडल बनाया जाए जिसमें इस बात का पता लगाया जाए कि एक देश एक निश्चित समावधि जिसको हम ट्राई करें 1 वर्ष के दौरान उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए दी हुई तकनीकी के माध्यम से दी हुई तकनीकी का यूज करते हुए कितने मैक्सिमम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, इसको फिर एक बार मैं इसको अंग्रेजी में बता रहा हूँ फिर आपको दोहरा रहा हूँ। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ए ग्राफ दैट शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इन दिस केस मान लीजिए कि हम कार और कंप्यूटर की बात करें। इन दिस केस कार एंड कंप्यूटर दैट द इकोनॉमी can possibly produce given the available factor of production and the available production technology that firm can use to turn these factors into outputs. यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, देखिए ये डायग्राम देखिए, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक डायग्राम है जिसमें लंबवत एक्स पर तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में एक सिंपल मॉडल ले रहे हैं कि 2 ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। पहला है क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस। वर्टिकल एक्स पर हम क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस यानी कितने कंप्यूटर्स का उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में किया जाता है, किया जा सकता है, इसको बताया गया है। दूसरा देखिए क्वांटिटी ऑफ कार प्रोडक्ट। क्षैतिज एक्स पर हॉरिजॉन्टल एक्स पर हमने कार का उत्पादन कितना होता है इसको बताया गया। अब देश के संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग 2 वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, ये हमारा सरल मॉडल है। तो यदि देश के संपूर्ण संसाधनों का उपयोग कंप्यूटर के उत्पादन में किया जाता है जबकि तो कुल 3000 कंप्यूटर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये माना गया है कि कार का उत्पादन शून्य है। अब यदि कंप्यूटर का उत्पादन शून्य कर दिया जाए और कार का उत्पादन पे ही समस्त संसाधनों को लगा दिया जाए तो टोटल कार का प्रोडक्शन 1 वर्ष के दौरान कितना हो सकता है? वो है 1000 कार की इकाइयां। तो अब यदि मान लीजिए ये तो था कि केवल मात्र एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाए, दूसरी वस्तु का उत्पादन शून्य किया जाए। अब यदि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है, ये विभिन्न अल्टरनेटिव प्रोडक्शन लेवल को के बिंदुओं को लेकर के और उन बिंदुओं से एक रेखा बनाई जाए तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा। देखिए यहाँ पर 3000 और 1000 को जोड़ते हुए और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आप इस उत्पादन संभावना वक्र के सी बिंदु पर 2200 इकाइयां कंप्यूटर की उत्पादित की जाती है और 600 इकाइयां कार की उत्पादित की जाती है। अब यदि मान लीजिए ए बिंदु पे जाना चाहते हैं तो हमें कार की इकाइयों में वृद्धि करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की इकाइयों में कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये इसके प्रत्येक बिंदु पर साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है और साधनों के कुशलतम प्रयोग का का अर्थ यह है कि यदि हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं
तो दूसरे वस्तु को उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, यानी हमें किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। इसका अभिप्राय ये है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। अगला एक बिंदु देखें, बी बिंदु, यहाँ पर 1000 कारें और 1000 कंप्यूटर और 3000 कारें। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो सकता था, ये विभिन्न बिंदु सी, ए और बी यहाँ पे इस वक्र पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मात्र 2200 की जगह या 2000 की जगह केवल 1000 ही कंप्यूटर और 300 ही कारों का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब जितनी एक अर्थव्यवस्था की क्षमता उससे कम क्षमता पे उत्पादन किया जा रहा है। तो बी बिंदु उत्पादन के संसाधनों का अल्प प्रयोग को बताता है। सी और ए बिंदु संसाधनों के कुशलतम आवंटन को बताता है। यहाँ संसाधनों का इफिशिएंट यूज हो रहा है। अब अगला देखिए डी बिंदु। डी बिंदु ऐसा है कि दी हुई परिस्थितियों में, दी हुई तकनीकी और दिए हुए उत्पादन साधनों की दशा में डी बिंदु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये नॉट फिजिबल पॉइंट्स है, मतलब ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस दी हुई परिस्थितियों में। यदि परिस्थितियां बदलें तो हो सकता है कि ये भी स्थिति बदल सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सी और ए इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स है, बी इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स है, और डी अनअटेनेबल यानी अप्राप्य बिंदु को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम जिस बात पे जोर देना चाहते हैं वो ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से हम जो स्केर रिसोर्स है, सीमित संसाधन है, उसका किस प्रकार से कुशलतम प्रयोग किया जाए ये पता लगता है। तो इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का अभिप्राय ये है कि यदि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे वस्तु वो उत्पादन तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी नहीं की जाए। इसका मतलब वर्तमान रिसोर्स अलोकेशन इफिशिएंट है। दूसरा जो की कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें हमने ये पढ़ा था कि लोग या अर्थव्यवस्था में जो डिसीजन मेकर्स है वो ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ का अभिप्राय ये है एक को बढ़ाने के लिए दूसरे की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। जैसा मैंने देखा कि सी से ए पे जाया जाता है, तो सी बिंदु पर कारों का उत्पादन 600 है, लेकिन ए बिंदु पे जाना चाहते हैं तो कारों का उत्पादन 700 होता है। यानी कारों को 100 इकाइयां बढ़ाने के लिए हमें कंप्यूटर की जो पहले सी बिंदु पर 2200 था, अब 2000 इकाइयां ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कंप्यूटर का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो ये ट्रेड ऑफ को बताता है। और यही बिंदु से एक दूसरी चीज निकलती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत किसको कहते हैं? अवसर लागत का अभिप्राय ये है कि यदि हमें कार की मात्राओं को बढ़ाना है तो कार के उत्पादन में अधिक संसाधनों को लगाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि संसाधनों का तो कुशलतम यूज कर रहे हैं हम, कोई साधन बेरोजगार नहीं है, तो कार का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब कंप्यूटर के उत्पादन में लगे हुए कुछ साधनों को कंप्यूटर के उत्पादन से निकाल करके कार के उत्पादन में लगाएंगे। तो ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अभिप्राय ये हो गया है कि किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की उत्पादन में लगे हुए साधनों की कितनी मात्राएं घटाते हैं वहां से, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो ये हमारा मॉडल है
जो दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल है। यहाँ पे एक और बात यहाँ पे की गई है, इस डायग्राम के माध्यम से देखिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में परिवर्तन हो सकता है। देखिए आप, जैसे आप देखेंगे कि पहला जो नीचे वाली लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वहां पर 300 कंप्यूटर का प्रोडक्शन हो रहा है और आगे पे 3000 कंप्यूटर का प्रोडक्शन हो रहा है और आगे 4000 कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तब संभव है, दो कारणों से हो सकता है। या तो उत्पादन के साधनों की मात्राएं, उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ जाए, यानी जनसंख्या बढ़े और जनसंख्या बढ़ने के कारण श्रम की संख्या बढ़ जाए, श्रम की आपूर्ति बढ़ जाए, तो उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से बात ये की गई है वो ये है कि कंप्यूटर का उत्पादन बढ़ रहा है, कार का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, यानी ऐसी तकनीकी का विकास हो जाता है, एक ऐसी इनोवेशन होता है जिसमें कंप्यूटर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो तकनीकी विकास के कारण कंप्यूटर का उत्पादन बढ़ रहा है। इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वो कंप्यूटर का उत्पादन बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी का हुआ है। जैसे आप देखेंगे रियल टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था जो सर्विसेज सेक्टर पे बेस है, का सबसे अधिक योगदान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सर्विसेज सेक्टर में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है और ये लीड कर रही है और बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यहाँ पर तकनीकी परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं और वो तकनीकी परिवर्तन है वो लागत घटा रहा है और क्वालिटी बढ़ा रहा है और कंप्यूटर इंडस्ट्री का उपयोग बढ़ने से उसका उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये तो जो तकनीकी विकास हुआ है वो वस्तुतः कंप्यूटर की तरफ बाइस्ड है। ये भी हो सकता है कि कार के क्षेत्र में ज्यादा इनोवेशन हो, नई तकनीकी आए और कार इंडस्ट्री के क्षेत्र में नई तकनीकी के आने से कार इंडस्ट्री का उत्पादन तकनीकी विकास के कारण तेजी से बढ़ जाए, तो कंप्यूटर की तुलना में कार का उत्पादन तेजी से बढ़े। तो ये कार बाइस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। एक ये भी हो सकता है कि ऐसी तकनीकी का विकास हो कि कंप्यूटर का उत्पादन भी हो तेजी से बढ़े और कार का उत्पादन भी तेजी से बढ़े, जैसा वास्तविक दुनिया में हो रहा है। तो ये दो मॉडल है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के पूरे इंटरैक्शन और किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग होता है, एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, ट्रेड ऑफ कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें इन दो मॉडल के माध्यम से बताया गया।